नमस्कार। नव वर्ष की सबको बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। अब जब मैं नव वर्ष की शुभकामना दे रहा हूँ तो इस पर भी कुछ लोगों का तर्क आता है कि ये हमारा नव वर्ष नहीं है और ये हमें स्वीकार नहीं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग इस वर्ष को स्वीकार नहीं करते उनमें से कितने लोग अपना डेट ऑफ बर्थ शक संवत के हिसाब से बता सकते हैं, या हम में से कितने ऐसे हैं जो इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानने का दावा करते हैं और वे शक संवत के हिसाब से प्रत्येक काम करते हैं। यह शक संवत कब से शुरू हुआ, उसकी गणना कैसे होती है, तिथियों का क्षय कैसे होता है, तिथियों का आधिक्य कैसे होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। या उनके बच्चे अपने जन्मदिन को शक संवत के हिसाब से कौन सी तिथि है, कौन सा महीना है और कौन सा संवत है, उस हिसाब से बता सकते हैं। ये प्रश्न हम सब के लिए है और इसका उत्तर हमें स्वयं को देना है, और बात बहुत साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि हम जिस चीज़ को नकारने का दावा करते हैं, क्या उसके उलट जो हम मानने का दावा करते हैं उसके बारे में हम जानकारी रखते हैं, और क्या हम उसे प्रयोग में लाते हैं उसी प्रकार जिस चीज़ को हम नकारने का दावा करते हैं। नव वर्ष आ गया है, बहुत लोगों ने कुछ मन में सोचा होगा, कुछ रेजोल्यूशंस लिए होंगे, और सोचने की बात यह है कि क्या हम इस साल कुछ ऐसा नया सोचना या करना चाहते हैं जो अब से पहले हमने नहीं किया। क्योंकि हम चाहें न चाहें समय बीतता जाता है और साल दर साल बीतते जाते हैं। कई एक बार हमें लगता है कि कुछ रह गया करने को जो हम अगले साल कर लेंगे, और एक नया साल आ जाता है। उस प्रकार यह भी साल आया है, और क्या हम कुछ नया करना चाहते हैं। बहुत कुछ चल रहा है इस देश में, और वो किसी से छुपा नहीं है। हम किसी चीज़ के समर्थक हो सकते हैं, हम किसी चीज़ के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन समर्थन और विरोध एक तरफ। सोचने की ज़रूरत यह है कि हम भारतीय जब बात करते हैं कि हम दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमने ये कर दिखाया, हमने वो कर दिखाया, तो क्या ये आत्ममुग्धता है या इसमें वास्तविकता भी है। 21वीं सदी का भारत विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है, एक विश्व शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन हम क्या सही आकलन कर सकते हैं? क्या हम अपने आप से सत्य बोलने का साहस कर सकते हैं कि क्या जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में वो बहुत अच्छा है और हम सचमुच विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं? जब हम बात विश्व पटल की करते हैं तो पूरी दुनिया की बात होती है, और पूरी दुनिया में हम किस स्तर पर हैं उसकी बात होती है। मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, एक दुखद घटना थी, क्योंकि भारत देश ने एक अच्छा व्यक्ति खोया, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट खोया। उनके अच्छे राजनीतिज्ञ होने पर विवाद हो सकता है, कुछ लोग उन्हें अच्छा पॉलिटिशियन नहीं मानते, वे एक अच्छे वक्ता नहीं माने जाते, और उनकी आलोचना भी होती रहती है। लेकिन अभी कुछ चर्चाएं आई जिसमें मनमोहन सिंह को एक विलेन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, वो भी देश के वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा, कि उन्होंने जो आर्थिक नीतियां 1991 में लाई वो आईएमएफ के दबाव में लाई गई नीतियां थीं, वो कोई मनमोहन सिंह द्वारा की गई बातें नहीं थीं। और मनमोहन सिंह ने देश के उच्च पदों पर अपने आप को आसीन रखा, लाभ उठाया, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने जो कुछ भी किया वो देश का नुकसान ही किया। तो एक्चुअल में उन्होंने देश का नुकसान किया, लेकिन उन्हें भारत के उदारीकरण और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनको एक अच्छा इकोनॉमिस्ट माना जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी जानकारियां उठाकर लोग क्यों भ्रम पैदा करना चाहते, और लोग ऐसी बातों पर आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है जहां हम सत्य को मानना ही नहीं चाहते।
और जो असत्य चीजें हैं उनका ऐसा बोलबाला हो गया है कि कोई कुछ भी हमारे सामने आंकड़े रख देता है, कुछ भी डेटा रख देता है, कुछ भी बोल देता है, हम उसको सत्य मान लेते हैं। मनमोहन सिंह ने क्या किया, इसको जानने के लिए गहन अध्ययन की जरूरत है। तब आप इकोनॉमिक्स की बातों को समझ पाएंगे कि उन्होंने कब, क्या और कैसे स्टेप्स उठाए। एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूंगा जो आप लोग कहीं भी गूगल करके या किसी भी माध्यम से सर्च करके पता कर सकते हैं। एक टर्म होता है जीडीपी के अंदर, ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी। और इस लिहाज से 2011 में मनमोहन सिंह के प्रयासों से भारत तीसरे नंबर पर आया और तीसरे नंबर से आज तक वह तीसरे नंबर पर ही बना हुआ है। मनमोहन सिंह को 2005 में जब वे प्रधानमंत्री थे तब ये ट्रिपल पी जो है वह 10वें नंबर पर भारत था और 2011 में वे भारत को तीसरे नंबर पर लेके आए। और आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि भारत आज भी तीसरे नंबर पर ही है। तो ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ये होता क्या है? ये एक तरीका है विभिन्न देशों के हिसाब से भारत की जनता या भारत का व्यक्ति जो कमाता है वो विश्व पटल पर कहाँ बैठता है उसके हिसाब से। जैसे एक आंकड़े के हिसाब से जो भारत में एक व्यक्ति की आय अगर 23 लाख रुपए होती है तो वह यूनाइटेड किंगडम में 65 लाख रुपए के बराबर होगी और 30 लाख रुपए के बराबर होगी और यूएसए में 79 लाख रुपीस के बराबर होगी। मतलब जो जीवन स्तर हम 23 लाख रुपए में भारत में पा सकते हैं वही स्तर पाने के लिए हमें 65 लाख रुपए यूके में, 37 लाख रुपए यूएई में और 79 लाख रुपए यूएसए में खर्च करने पड़ेंगे। ये एक स्केल है, एक पैमाना है जिसके आधार पर ये तय होता है कि अगर कोई उत्पाद है तो वो अगर हम भारत में खरीदते हैं तो वही उत्पाद खरीदने के लिए दूसरे देश में हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई चीज $1 में यूएस में मिलती है और वही चीज यहाँ पर 22.45 यानी 22.45 रुपीज में मिलती है तो आपको वहां पर 22.45 रुपए ही जरूरत पड़ेंगे। अगर डॉलर अभी 85 रुपए चल रहा है और एक चीज की कीमत $1 है यूएसए में तो आपको वही चीज खरीदने के लिए 85 रुपए की नहीं मात्र 22.45 रुपए की जरूरत भारत देश में पड़ती है। तो ये है पीपीपी का पैमाना। अब आप समझ सकते हैं कि मनमोहन सिंह ने भारत को जो स्थिति पे पहुंचाया वही स्थिति आज तक बनी हुई, उसमें सुधार नहीं हो पाया। तो ये है मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक्स की ताकत। जो बरगलाने वाले लोग आपको बरगला सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में समझेंगे तो आप समझेंगे कि मनमोहन सिंह ने जो किया। आईएमएफ की जो कहानी सुनाई जाती है कि उस समय आईएमएफ के दबाव में जो परिवर्तन हुए आईएमएफ के दबाव में सारे परिवर्तन नहीं हुए थे। उसमें भारत की आर्थिक नीति भी शामिल थी और उसमें मनमोहन सिंह का भी योगदान था। लेकिन बातों को हवा में उड़ा दिया जाता है और लोग उस पर आसानी से विश्वास कर बिना ये देखे समझे कि किस व्यक्ति ने भारत देश के लिए क्या योगदान दिया है और उससे भारत देश की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा है। अभी वर्तमान के आंकड़ों की बात करते हैं विश्व स्तर पर कि क्या हम खुश हैं और एक देश की लोग कितने खुश हैं इसके लिए एक हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व स्तर पर डिफाइन होता है और उसमें भारत का जो रैंक है वो पाकिस्तान जैसे देशों से भी पीछे है। हम 126 नंबर पर आते हैं। इसी के साथ ही अगर हम स्वच्छता की बात करें तो हम स्वच्छता में लगभग सबसे नीचे पायदान पर आते। क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी हम 180 पोजीशन आउट ऑफ 180 कंट्रीज में आते हैं। भारत में स्वच्छ भारत अभियान चला, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान कितना सफल है ये आप अपने आसपास देख सकते हैं और आपको दिख जाएगा कि हम कितने स्वच्छ हो गए इस स्वच्छ भारत अभियान के आने के बाद। भारत देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और अगर ये डंका पूरे विश्व में बज रहा है तो लगभग 75% भारत देश के वासी
भारत छोड़कर दूसरे देशों में सेटल क्यों होना चाहते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। और यही बात अगर विदेशों से की जाए तो विदेशों से कितने परसेंट लोग भारत में आके सेटल होना चाहते हैं, और आप आंकड़े आसानी से समझ सकते हैं। और ये चीजें सर्वे के माध्यम से पता की गई हैं। आप भी ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि भारत देश की स्थिति क्या है। किसी महिला ने भारत देश की बात सुनकर कि भारत देश में बहुत विकास हो रहा है, भारत देश में बहुत सुधार हो गए हैं, भारत आने का निर्णय लिया। और भारत आने के बाद कुछ ही महीने बाद उसने फिर वापस जाने का निर्णय ले लिया। और इसका कारण था कि जो समस्याएं उसने पहले फेस की हुई थी, वही समस्याएं उसने यहाँ आने के बाद दोबारा फेस की। और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी तनाव, उसी दुर्दशा का शिकार हो जिसका शिकार वह हो चुकी। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन में ओछी मानसिकता के लोगों द्वारा महिलाओं के शरीर को गलत तरीके से स्पर्श करना, ये सब शामिल है। और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इन्हीं सब का शिकार हो। उस जब लेट से कहीं से आना जाना हो तो उसको और उसकी माँ को चिंता बनी रहे, वह स्वतंत्र न रह सके, वहाँ यहाँ कपड़े पहनने पे दिक्कत हो, यहाँ ताने मारे जाते हों, यहाँ पर शाम को निकलने पर लड़कों द्वारा, मनचलों द्वारा परेशान किया जाता हो। इन सब समस्याओं से बचने के लिए उसने वापस जाने का निर्णय कर लिया। तो कहाँ बदले हैं हम? कितना विकास कर लिया हमने, कितने डंके बजने लगे। यूपी की ही घटना बताऊं तो मोबाइल चोरी होने पर यहाँ की पुलिस एफआईआर तो छोड़िए, कहती है कि दूसरा मोबाइल खरीद लो। क्यों चक्करों में पड़े हो? अच्छा कमाते हो, 10-20 हजार रुपए का मोबाइल कौन बड़ी बात है? मोबाइल चोरी होने के बाद मिलता थोड़ी है, और हमारे पास यही काम थोड़ी है। एफआईआर लिखवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक आम इंसान को, ये एक आम इंसान से ही पूछिए। और मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बता सकता हूं कि मुझे एफआईआर लिखवाने के लिए यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ी। और एफआईआर लिखने के बाद मुझ पर यह दबाव बनाया गया कि मैं वो एफआईआर वापस ले लूं। मैं यह ऐसा लिख के दे दूं कि ये गलती से हो गया था इसमें, और मैं ये वापस लेना चाहता हूं, इस तरह की बात। और यहाँ तक कि पुलिस दबाव बनाने के लिए मुझसे यहाँ यह तक कहने लगी कि तुम तो यहीं रहते हो, गाड़ी चलाते हो। तो मैंने कहा हाँ, गाड़ी चलाता हूँ। तो तुम्हारी गाड़ी ठुक भी तो सकती है, फिर कहाँ जाओगे? हमारे ही पास आना पड़ेगा, तो हमारी बात मान लो। मेरा सीधा सा जवाब था कि मैंने सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना सीखा है, तो गलत तो नहीं करूँगा। अब चाहे उसके लिए जो समस्या भुगतनी पड़े, मैं भुगतने के लिए तैयार। खैर, ये बातें तो होती रहती हैं। ये समस्याएं मेरे मित्रों के साथ भी आई, औरों के साथ भी आई। जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई ऑनलाइन फ्रॉड, कोई मोबाइल की चोरी, कोई चेन खींचा जाना, इन सब के लिए कंप्लेन दर्ज नहीं होती है। किसी के साथ पैसे हड़प लिए जाते हैं गलत तरीके से, झांसा दे के, झूठ बोल के, और आप एफआईआर कराने जाइए तो ऐसा लगता है जैसे आप ही मुजरिम हो। आपने कैसे दे दिए पैसे? आपने क्यों जानकारी इकट्ठी नहीं की? अगर किसी से गलती ही ना हो और सब लोग अपने आप में सब तरह से सुरक्षित हों, तो फिर ये न्याय व्यवस्था और पुलिस की जरूरत ही क्यों है? आखिर ये टैक्स के पैसे से ही तो इन्हें तनख्वाह मिलती है, तो क्या इनकी आम जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और यदि बनती है तो ये समस्याएं क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे जो कंप्लेन करने जाता है वही दोषी है कि वह कंप्लेन करने चला गया, या उसके साथ गलत हो गया। गलत करने वाले तो बिल्कुल ठीक है। ये तो व्यवस्था बनी हुई है देश की, और हम कहते हैं कि विकास हो रहा है। निसंदेह विकास हो रहा है, लेकिन मूल चूल परिवर्तन तो नहीं आ रहा। जो व्यवस्थाएं जैसी चल रही हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पीछे चल रहे हैं। सुसाइड रेट में भारत बहुत ही बुरे कंडीशन में है। यहाँ पर युवाओं द्वारा सुसाइड किया जा रहा है, यहाँ किसानों द्वारा सुसाइड किया जा रहा है। और समस्या है कि अपने आप को वे असहाय पा रहे हैं जीवन जीने में, और उन्हें कहीं से कोई सहयोग नहीं नजर आता। यहाँ की न्याय व्यवस्था भी इतनी लचर और ढीली है कि उससे भी कोई उम्मीद करना बेमाने हो गया है। हाल फिलहाल में आपने एक खबर सुनी होगी कि एक इंजीनियर ने अपनी जान दे दी, उसकी पत्नी उसे
प्रताड़ित कर रही थी और वो ऐसे केस में उसे फंसा रखा था कि उसके लिए उससे पार पाना मुश्किल नहीं था। उसने कोशिश बहुत की, लेकिन यहाँ की न्याय व्यवस्था से और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था से वो व्यक्ति हार गया और उसने मर कर न्याय पाने का रास्ता चुना कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन शायद मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वालों को न्याय मिल जाए। क्या न्याय पाना इतना कठिन हो गया है? क्या न्याय पाने की कीमत जिंदगी हो गई है और हम कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिस पे हम सबको सोचने की जरूरत है। आज देश को एक सांप्रदायिक लड़ाई उलझाव में झोंका जा रहा है और हम खुशी खुशी उस रास्ते चलने को तैयार हैं। हम इतना दिमाग नहीं लगाते कि ये बातें क्या मायने रखती हैं, कितनी मायने रखती हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है। सनातन धर्म की बात होती है और सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों ग्रंथों में से एक है श्रीमद् भगवद गीता। और उस भगवद गीता की बात हम कितनी मान रहे हैं? हम वेदों को सबसे ऊपर मानते हैं और उस वेदों के अंतर्गत ही आते हैं वेदांत, उपनिषद, और हम उपनिषदों की बातों को कितना मानते हैं? गीता में भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यतस्व विनश्यन्तम यह पश्यति सह पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु शब्द का प्रयोग हुआ है जिसमें समस्त प्राणी मात्र आते हैं, न हिंदू न मुसलमान न सिख ईसाई, किसी एक धर्म या एक पंथ की बात नहीं हो रही। सभी भूतों में समान रूप से वह ईश्वर स्थित है। तो जब वह सभी रूप में समान रूप से स्थित है तो फिर यह भेद क्यों? क्या हम उस ईश्वर की बात मान रहे हैं कि सभी समान हैं? तब तर्क दे दिया जाएगा कि वो लोग तो नहीं मानते, वो तो नहीं मानते। हम कितना मान रहे हैं? अयम निजः परोक्ति गणना लघुचेत सम उदार चरिता नान्तुम वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं हम, और अपने ही घर में, अपने ही देश में पराया कर रखा है लोगों को। हिंदू मुसलमान की बात तो बाद में आती है। हम जिन्हें हिंदू कहते हैं उनमें भी दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि सब घट में एक ही भगवान है। तो वह नीचा कैसे हो गया और कोई ऊंचा कैसे हो गया? वर्ण व्यवस्था कर्मों के हिसाब से बनता है, तो वर्ण व्यवस्था अगर कर्मों के हिसाब से थी तो हमारे ही धर्म ग्रंथों में इतना भेदभाव क्यों हुआ? कर्ण सूत पुत्र क्यों रहा, क्षत्रिय क्यों नहीं बना? प्रश्न कई हैं और उत्तर देना जब मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो लोग मिलावट की बात कर देते हैं। शंभुक वध की बात जब आती है तो कह दिया जाता है कि यह तो मिलावट वाली बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। यह शंभुक को इसलिए मारा गया क्योंकि वो देवत्व का पद पाना चाहता था। तो यदि वह देवत्व का पद पाना चाहता था तो ये देवता डिसाइड करते। राम तो मनुष्य रूप में आए थे, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को मार कर ये डिसाइड करने का अधिकार किसने दे दिया कि तुम पूजा के अधिकारी नहीं हो, तुम तपस्या के अधिकारी नहीं हो, यह तो सिर्फ ब्राह्मणों का कर्म है। क्या शंभुक तपस्या कर एक ब्राह्मण की उपाधि नहीं पा सकता था? यह क्या इतना कठिन था? यानी कर्म के हिसाब से तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी, और हम कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था को बताना चाहते हैं। तो तब से लेकर आज तक कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं है। अंबेडकर नहीं तो ब्राह्मण मान लिए जाते, क्योंकि उनके जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति शायद ही उस समय दूसरा था। 3-3 PhD डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से लेना कोई मजाक नहीं होता, लेकिन अंबेडकर को चपरासी पानी तक नहीं देता। सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि वे दलित वर्ग के थे, वे अछूत वर्ग के थे, और ये चीज आज भी चल रही है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। आज तो और सांप्रदायिकता की ओर हम ठेले पड़े हैं। देश, लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है जहां पर बागेश्वर धाम जैसे बाबा लोगों के सर चढ़ के बोल रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। और हिंदू राष्ट्र क्या होगा, कैसा होगा, इसका कोई क्लियर पिक्चर किसी के दिमाग में नहीं है। आप ये तो बताएं कि आप भारत देश के जो 20 करोड़ मुसलमान हैं उनके साथ क्या करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उनका दमन करने की बात, उन्हें प्रताड़ित करने की बात चलती रहेगी, और ये झूठ फैलाया जाता रहेगा कि मुसलमानों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है वे भारत देश को इस्लामिक कंट्री बना देंगे और हिंदू जो हैं वो कम हो जाएंगे। थोड़ा एनालिसिस तो कर लेते, थोड़ा डेटा तो देख लेते, थोड़ा कैलकुलेशन तो कर लेते कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। प्रजनन दर सब में गिर रहा है,
एक सिंपल सा गणित समझाना चाहूंगा जो लोग ऐसा बताना चाहते हैं। मान लीजिए 30 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति पिता बनता है, तो उसके पुत्र की आयु या पुत्री की आयु उस समय तो 0 होती है। यानी वो अपने 1 वर्ष जब बच्चे का होगा, वह 31 वर्ष का होगा, यानी लगभग 31 गुना उसकी उम्र होगी अपने बच्चे से। वही बच्चा तब जब 10 साल का होगा तो पिता की उम्र 41 साल की होगी, यानी वो 4 गुना बड़ा होगा अपने पुत्र से। यहाँ देखने वाली बात है कि 10 साल पुत्र का भी उम्र बढ़ा, 10 साल पिता का भी उम्र बढ़ा। लेकिन इस उम्र बढ़ने में जो 30 गुना बड़ा था पिता 10 साल पहले, वो आज मात्र 4 गुना ही बड़ा रह गया अपने पुत्र से। तो हम क्या बताना चाहते हैं कि एक दिन बेटा जो है वो बाप से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से बेटा बढ़ रहा है उस रफ्तार से तो वो 10 साल में 30 गुना से 4 गुना पे आ गया। तो अगले 10 साल बाद पिता की उम्र होगी 51 साल और बेटे की उम्र होगी 20 साल, तब वो तो 2.5 गुने पे आ जाएगा। और उससे आगे जाएंगे तो 2 गुने पे, और इससे आगे चले जाएंगे तो ऐसे परसेंटेज पे आ जाएंगे जो कि 1%। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो गणित बताते हैं लोग कि इस्लामिक या मुसलमान भारत देश पे छा जाएंगे और हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, उनके गणित के हिसाब से जो है बेटा एक दिन बाप से बड़ा हो जाएगा, बेटे की उम्र बाप से ज्यादा हो जाएगी। यह ऐसा ही कैलकुलेशन है जो ये बताते हैं, और लोग इस पे विश्वास करते हैं। बताने वाले की जितनी गलती है, विश्वास करने वाले की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि उसने भी अपनी अकल नहीं लगाई। भारत देश की जो लाइफ कंडीशन है वो बहुत पुअर बताई गई है विश्व पैमाने पर, और इसको जो है वह 6 चीजों पर मापा जाता है। एक है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दूसरा है सोशल सपोर्ट, तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चौथा है फ्रीडम हर तरह का फ्रीडम ऑफ लाइफ ऑफ चॉइस, पांचवा है करप्शन और छठा है हेल्थ। इन 6 पैमानों पर ये देखा जाता है कि भारत की लाइफ या किसी भी वो कैसी है। अब यहाँ पर अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो भारत देश में जो आर्थिक असमानता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर पिछले दशक में इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और आंकड़े बताते हैं कि 10% भारत देश की जनसंख्या के पास 60% भारत का वेल्थ है। मतलब भारत में जितना भी पैसा है उसका 60% मात्र 10% लोगों के हाथों में, और भारत की जनसंख्या के 50% लोगों के पास मात्र 6% वेल्थ है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का दावा करते हैं और सीना ठोक कर 80 करोड़ जनता को फ्री का 5 किलो राशन देने की बात करते हैं। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि हम जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वैसे देश में 80% जनता अपने खाने तक का इंतजाम नहीं कर सकती, और हम इस पे गर्व महसूस करते हैं। कर्ज की दृष्टि से भी भारत की स्थिति पहले से खराब हुई है। जितना कर्जा भारत देश पर पहले था उससे लगभग 4 गुना अधिक कर्जा हमारे देश पर आज है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है ये आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि भारत देश का डंका विश्व में बज रहा है। हमारे पड़ोसी देश, आप अगर मलेशिया जैसी जगह चले जाएं तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है वहां, 35 रुपए। और हमारे देश में लगभग 95 से 105 रुपए के बीच में पेट्रोल डीजल का दाम चलता रहा है। डीजल का दाम अब थोड़ा कम हुआ है, वरना दोनों लगभग बराबर ही हो गए थे, और पेट्रोल का दाम तो अभी भी 95 से ऊपर ही चल रहा है अधिकतर जगहों पर। और ये हम लगातार खरीद रहे हैं, और हम इसमें गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि भारत देश का डंका बज रहा है। भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन आज भी जब हम बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक में फंसने की पूरी संभावना रहती है, और घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। अब इसका हवाला दिया जाएगा कि नियम फॉलो नहीं करते लोग। नियम क्यों नहीं फॉलो करते लोग, और नियम फॉलो करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? यदि व्यवस्थाएं लचर रहेंगी तो नियम कभी फॉलो नहीं होंगे। आप व्यक्ति विशेष पर इसकी जिम्मेदारी डालकर प्रशासन, शासन, सरकार अपना पल्ला इससे नहीं झाड़ सकते। मुझसे कुछ चर्चाएं छिड़ी लोगों की
इस नए वर्ष पर कि हम अगर सब लोग सुधर जाएं तो भारत देश जो है वह सब तरह से ठीक हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सब ट्रैफिक का सिग्नल का रूल फॉलो करें, सेफ ड्राइविंग का रूल फॉलो करें, लेन ड्राइविंग का रूल फॉलो करें, तो समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। मैंने पूछा कि आप सही चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे वाला भी सही चलाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो उन्होंने कहा सब सही चलाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहा कि ये व्यवस्था आपने बनाई और एक व्यवस्था है शासन प्रशासन की, और अगर शासन और प्रशासन ये चाहता है कि व्यवस्थाएं ठीक ना हो, समस्याएं बनी रहें ताकि हमारा काम चलता रहे, तो आप कुछ भी कर लेंगे, कितनी भी व्यवस्था बना लेंगे, जब एक सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा है इस व्यवस्था को खराब करने में, तो आप सुधार नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति सुधार नहीं कर सकता। या तो आप सारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दीजिए और फिर जनता खुद अपनी व्यवस्था खुद से चलानी शुरू करे और हर व्यक्ति सही सही करके चलता रहे, जो कि संभव नहीं है। तो देखने वाली बात है कि हम व्यवस्थाओं पर प्रश्न नहीं उठाते, हम व्यवस्था ठीक करने की बात नहीं करते। भारत देश का ही व्यक्ति है जब किसी दूसरी देश में जाता है, चाहे वो यूएसए हो, यूरोप की कोई कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो उस सारे नियम फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ 100, 50, 500 रुपए दे के काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ की व्यवस्था वैसी नहीं। अगर आपने गलत पार्किंग कर दी तो आपको उसका फाइन देना है तो देना है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ की व्यवस्था में करप्शन नहीं, या उस रूप में करप्शन नहीं जिस रूप में भारत में करप्शन है, जहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति करप्ट है। बिना पैसा दिए आपका काम नहीं हो सकता। सच्चाई, ईमानदारी की यहाँ पर कोई कीमत नहीं। विदेश नीति की बात होती है कि भारत ने विदेश नीति में बहुत अच्छा कर दिया है। संदेह अच्छा किया होगा और हम देख लेते हैं। बांग्लादेश से हमारे हालात अच्छे नहीं, और हम बात करते हैं कि वहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमें खड़ा होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। निसंदेह हमारी सरकार को कुछ करना चाहिए अगर वे कर सकते हैं तो। लेकिन उसी सरकार से ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि मणिपुर में आपने अपने ही देश के वासियों के साथ अन्याय कैसे होने दिया, और आज भी होने दे रहे हैं। हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती हैं, कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी हो जाती है और आप चुप रहते हैं, आप कुछ नहीं करते। यहाँ के देश के हिंदुओं के साथ आप कैसे अन्याय होने दे रहे हैं, और यहाँ के देश के हिंदू ही हिंदू के साथ कैसे अन्याय कर रहे हैं, यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया जाता? बांग्लादेश की समस्या हमें बहुत दिखती है, पाकिस्तान की समस्या हमें बहुत दिखती है, और हमारे देश में जो हो रहा है, हमारे अपने अपने के साथ जो कर रहे हैं, वो कोई नहीं देखता। उसको सुधारने के लिए तो पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं आएगा, उसको कौन सुधारेगा? इस व्यवस्था को कौन सुधारेगा? आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति जैसे पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, क्या लगता है सिखाना चाहते हैं हम? मुझे नहीं पता कितने लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन किसी धर्म ग्रंथ के नाम पर बिना उसको पढ़े, बिना उसको जाने कुछ भी बातें मान लेना, कुछ भी बातें कह देना उचित नहीं। अब वो चाहे किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ क्यों ना हो, बिना जानकारी रखे तो बात करना ही बेमानी होता है। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है और वो बातें मानी जाती हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है। गीता में एक श्लोक आता है, माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तेसाहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और जो मुझे सब जगह देखता है, उसे तो न मैं छोड़ता हूं न वह मुझे छोड़। तो जो व्यक्ति सब में एक ही ईश्वर को देखता है, वह भेद कैसे करता है और कर सकता है? लेकिन ये भेद हो रहा है, और ये भेद किसी धर्म संप्रदाय की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे अपने संप्रदाय, हमारे हिंदू धर्म में हो रहा है और सदा से होता रहा है। और भगवान के नाम पे ये भेद स्थापित कर दिया गया। इसी गीता में भगवान ने कहा है कि चतुर्वर्ण्याम मया सृष्ट्याम गुण कर्म विभागश। और फिर 18वें अध्याय के 41वें 42वें श्लोक में भगवान खुद कहते हैं कि शूद्र को जो है वह बाकी तीनों वर्णों का जो है सेवा करनी। अब व्यक्ति शूद्र कैसे होता है, ब्राह्मण कैसे होता है? तो स्वभावगत कर्म, और वो स्वभाव को जन्म देने वाले कौन है? तो ईश्वर स्वयं। मतलब जन्म से ही निर्धारण हो जा रहा है।
कोई कर्म से निर्धारण नहीं हो रहा है। और जब जन्म से निर्धारण हो जा रहा है तो वही चीज आज भी चली जा रही है। एक भी वेद का ज्ञान ना हो लेकिन नाम के आगे चतुर्वेदी लग जाता है, और चारों वेद पढ़ने के बाद भी एक दलित व्यक्ति दलित ही रहता है। इस भेद को कौन मिटाएगा, कौन समाप्त करेगा? क्या हम सत्य स्वीकार करने का साहस दिखाएंगे, सत्य मानेंगे, या हम जिस अंधी दौड़ में हमें हाँक दिया जाए उस अंधी दौड़ में हम हाँके चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे अंधाधुंध? निर्णय हम सबको करना है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं, और नहीं तो हम ऑलरेडी पीछे जाने की तरफ शुरू हो चुके हैं। हमारी मानसिकता पिछड़ी होती जा रही है, हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले जा रहे हैं। हम यूएस चाइना से बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एक भी ऐसा ग्लोबल प्रोडक्ट नहीं है जो विश्व पटल पर रखा जा सके, जो सब खरीदे। यूएस अगर वर्ल्ड पावर है तो वो इन्हीं सब कारणों की वजह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूरी दुनिया में चलता है, उसका कोई तोड़ नहीं। हम क्या डेवलप कर रहे हैं? मेकअप इंडिया, वेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत कुछ आ गया। हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन हम कितने चीजों में आत्मनिर्भर हैं जरा कभी विचार कर देखिए। मुख्यतः दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, और एक जो कहेंगे सब कुछ अच्छा तो है। ये दोनों खतरनाक है। हर संभावना पर विचार कर, सत्य को मानकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम वह शक्ति बन सकते हैं जिसकी उम्मीद विश्व करता है, जिसकी उम्मीद हम करते हैं। नहीं तो ये जो खेल चलता रहा है, चलता रहेगा, वो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। जब आप घर से बाहर निकलें और आपको एक भी गंदगी इधर उधर दिखाई न दे तो समझिए हम तरक्की कर रहे हैं। जब आप घर से बाहर निकलें और ट्रैफिक स्मूथली चल रहा हो, कोई न रॉन्ग साइड आता हो, कोई न गलत ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हो, तो समझिए हम तरक्की कर रहे हैं। जब आप घर से बाहर निकलें और कहीं आपको थूका हुआ न दिखे आपकी सोसाइटी में, किसी सरकारी दफ्तर में, तो आप समझिए आप तरक्की कर रहे हैं। जब आप घर से बाहर निकलें और गाड़ी से कोई हाथ निकाल कर या मुंह निकाल कर न गंदगी फेंके, न थूके, तो समझिए आप तरक्की कर रहे हैं। जब आपके घर से कोई महिला, स्त्री, लड़की जाए और वो सुरक्षित घर आ जाए बिना किसी समस्या के, बिना किसी की फप्तियां सुने, बिना किसी के द्वारा अपमानित किए, तो समझिए आप तरक्की कर रहे हैं। जब रात के 12 बजे भी आपकी घर की बेटी, बहू, पत्नी घर ना आए और आप सुरक्षित महसूस करें, तब आप समझिए कि आप तरक्की कर रहे हैं। जब आप अपनी इच्छा की कर सकें, तब आप समझिए आप तरक्की कर रहे हैं। आमदनी बढ़ी लोगों की निसंदेह, लेकिन उस दर से नहीं बढ़ पाई जिस दर से महंगाई बढ़ी, और इसलिए आज हमारी खरीदने की क्षमता उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी बढ़ी हुई आमदनी के साथ। कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन वो जो डेटा देंगे वो उन 10% लोगों का डेटा देंगे जिनकी आमदनी महंगाई से कहीं ज्यादा अधिक बढ़ी, लेकिन वो उन 50% लोगों का डेटा नहीं देंगे जिनकी हाथ में आज भी देश की मात्र 6% संपत्ति है। वे कहाँ जाएं, वे क्या करें? जब ये आर्थिक असमानता कम होने लगे, तब समझिए कि आपने तरक्की की है। जब रुपए की कीमत बढ़ने लगे, तब समझिए आपने तरक्की की है। जब धार्मिक उन्माद में देश न झोंका जाए और बात विकास की हो, बात शिक्षा की हो, बात रोजगार की हो, और उस पर इलेक्शन जीते जाएं, तब समझिए आपने तरक्की की है। जब गाय, भैंस, चिकन, मटन इससे ऊपर की बात हो, तब समझिए आपने तरक्की की है। मैं आशा करता हूं हम इन बातों पर विचार करेंगे और इस वर्ष सत्य कोशिश करेंगे, सत्य मानकर आगे सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।